नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। धन सिंह रावत ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज ही के दिन कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका मानना था कि देश एक विधान एक प्रधान एक निशान होना चाहिए, जिसको आज हमारी केंद्र सरकार ने पूरा करने का काम किया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर बूथ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस कारण बलिदान उनका हुआ था, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो काम करके दिखा दिया है। धारा 370 समाप्त हो गई है और आज सच्ची श्रद्धांजलि जो है आज उनको दी गई है कि उन्होंने जो देश को एक राह दी थी कि भाई वहाँ एक देश में एक निशान एक प्रधान होने चाहिए, वो आज पूरा हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर खुशहाल हो गया है। आपने देखा होगा कि जब से जम्मू कश्मीर अलग राज्य बना, जब से जो है लद्दाख स्वायत्त राज्य बना, तब से पूरे दोनों प्रदेशों में बहुत अमन चमन है। और आज मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश में जो काम किया है, पूरे विश्व के लिए जो काम किया है, पूरे देश के लिए जो काम किया, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सब लोगों ने दी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और उनके कार्यों को याद कर उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया और कहा कि केंद्र सरकार एक विधान एक संविधान एक निशान की नीति आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। और इसी तरीके से अलग अलग जगह से तस्वीरें आई, जहां अलग अलग तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया, नमन किया गया और उनके बलिदान को याद किया गया और उनके जो काम थे उनको जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। देहरादून में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने राज्य सरकार से बेसिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर तक योग शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। साथ ही उन्होंने सरकार पर योग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार योग के नाम पर दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। प्रदेश में हजारों योग प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। लंबे समय से वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव धूल फांक रहे हैं। सरकार से ये प्रार्थना है, ये मांग है और कांग्रेस इस बात की मांग करती है कि जितने भी हमारे योग प्रशिक्षित बेरोजगार हमारे प्रदेश में हैं, उन सबको योग के क्षेत्र में रोजगार देने का काम करें। सरकारी विद्यालयों में, अन्य संस्थानों में योग प्रशिक्षित जो बेरोजगार हैं, योग अध्यापक के रूप में उनको नियुक्ति प्रदान करने की संकल्प लेने का कार्य करें। केदारनाथ धाम के टाउनशिप के निर्माण की तरह बद्रीनाथ में भी टाउनशिप बनाई जानी तय होनी है। इस बात की जानकारी पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने दी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम की तरह अब बद्रीनाथ धाम का भव्य स्वरूप बनेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कंसल्टेंसी के माध्यम से मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। प्रस्तावित प्लान पर स्थानीय तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों से सुझाव लेने के बाद ही मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। सहमति के बाद मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रखा जाएगा। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के साथ ही महिला कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी देकर उन्हें संगठन और पार्टी की रीति नीति से जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में डोईवाला विधानसभा में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की संस्तुति से कुछ पदाधिकारियों को राजीव गांधी पंचायत राज संगठन में मनोनीत किया। पद मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय महिलाओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
तो देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया था और अब अनलॉक चल रहा है, जिसमें सभी घरों में कैद हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि राहत दी गई है और कारोबार भी ठप हो गए थे लॉकडाउन के दौरान। ऊर्जा निगम का मार्च का वित्तीय महीना होता है जिसमें साल भर की क्लोजिंग की जाती है, पर 23 मार्च के बाद लॉकडाउन लगने के बाद बकाया वसूली नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब रुड़की में ऊर्जा निगम के लिए बिजली के बिल के बकाया की वसूली करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अधिकारियों के अनुसार मार्च महीने में विभाग को करीब 50 करोड़ का नुकसान हुआ है और अब अलग से मुहिम चला के बिल का भुगतान की जो वसूली है वो करने की तैयारी की जा रही है ताकि जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। तो लॉकडाउन के चलते कई तरह की चुनौतियां थी, कई तरह की परेशानियां थी, समस्याएं थी, न सिर्फ विद्युत विभाग के सामने बल्कि उन लोगों के सामने भी जो घरों में कैद थे। कारखाने बंद थे, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों की पगार देर से मिली, कईयों की अब भी कई ऐसे अलग अलग क्षेत्रों की ऐसे जगह है जहाँ पे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके और लगातार वो अपीलें कर रहे हैं। लेकिन परेशानियाँ इस वक्त हर किसी के सामने, चाहे वो उद्योगपति हो या फिर कर्मचारी। और हमारे जितने कैश कलेक्शन सेंटर है, चाहे बिजली घर हों, चाहे एसडीओ के ऑफिसेज हों, चाहे साइट पर जाके हमारे जेई एसडीओ अपनी गाड़ी से वसूली करते हैं, वो सब हमारा अब रेगुलर चल रहा है। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनते हुए, सैनिटाइजर का यूज करते हुए वसूली कर रहे हैं और लोगों को इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर क्रेन लेकर आ रहा लोडर वाहन खाई में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और ये हादसे जो हैं वो कभी कभी लापरवाही, कभी कभी जल्दबाजी, कभी नशे में वाहन चलाना, कभी नियमों की अनदेखी करना और कहीं पे जल्दबाजी, इस वजह से आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। एक छोटी सी लापरवाही बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो सकती है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज करीब 1:30 बजे दिन में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जुड्डो लखवाड़ मार्ग पर एक क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। फिर हम लोग यहाँ से फोर्स के साथ गए थे वहाँ पे। तो जुड्डो से करीब आधा किलोमीटर आगे मेन रोड से एक क्रेन जो एक बोलेरो गाड़ी को नैनबाग टीवी से टो करके ला रही थी, वो मुख्य सड़क से नीचे खाई में गिर गई थी करीब 200 मीटर। तो क्रेन में 3 लोग जो बैठे हुए थे उनमें से एक तो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको वहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा की मदद से हम लोगों ने निकाल के उसको देहरादून हॉस्पिटल भिजवा दिया था। बाकी 2 लोगों की मौके पे डेथ हो गई थी, जिनके शवों को कब्जे में लेकर उनको मोर्चरी विकासनगर भेजा गया है। उनके परिजनों को सूचित किया गया है। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। टिहरी के देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मोर्चा खोल दिया। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइज करने का काम किया। उनके साथ कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी और कई पुलिसकर्मी भी नजर आए। तो ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी नसीहत दी और ये भी कहा कि जब घरों से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। यानी एक तरह से लोगों को जागरूक भी किया और सैनिटाइज करने का भी काम किया ताकि कोरोना के बढ़ते कहर को फैलने और बढ़ने से रोका जा सके। तो ग्रामीणों से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, कहीं पे भी इकट्ठा ना हो और जब घर से बाहर किसी काम के लिए जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। ये तस्वीरें जहां विधायक, उनके कुछ सहयोगी, कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी, कुछ पुलिसकर्मी इस मुहिम में जुटे हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कल हमने कृष्णनगर नगर पंचायत क्षेत्र में और चौराहा क्षेत्र में कल हमने छिड़काव किया, सैनिटाइज किया। और आज हमने जो है भगवान हो गया, दलूड़ी खाल हो गया, जामनी खाल हो गया, अपना हिंडोला खाल हो गया, अमड़ी हो गया, मेहर जाली हो गया और अपना देवप्रयाग बाजार को किया। निश्चित तौर पर क्या है कि इसके लोगों को जागरूकता भी आएगी और जो हमारा दायित्व है कि किस तरीके से हम अपने क्षेत्र में छिड़काव कर सके, किस तरीके से लोगों को मास्क बांट सके, किस तरीके से हम अपने लोगों को सैनिटाइजर बांट सकें। तो एक हमारा प्रयास है और मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें, अपने गांव का भी ध्यान रखें, अपने शहर का भी ध्यान रखें और तभी हम इस कोरोना पर जीत अर्जित कर सकते हैं। डीजल और पेट्रोल की दाम में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्र सिंह आर्या ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज डीजल पेट्रोल की कीमत नियंत्रण से बाहर है, सरकार इस पे काबू करने में असफल हो रही है।
उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के कारण आम घरेलू बजट, विकास, उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। ये भी कहा कि 2013 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में कच्चे तेल का भाव ज़्यादा था, तब पेट्रोल की कीमत 60 रुपये थी। अब इस समय कच्चे तेल का भाव कम है, तो मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमत 80 रुपये तक पहुंचा दी है। यानी कुल मिला के पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको मुद्दा बना के कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आई। हालांकि पिछले करीब 16-17 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी 20 पैसे, कभी 30, कभी 50, कभी 60, और ये पैसे अब कई रुपयों में तब्दील हो चुके हैं। लिहाजा दिल्ली में करीब 80 रुपये के आसपास प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। जो हमारे इसमें जो करा रही है वर्चुअल, उसमें गलत कराना है। इसमें तो दैट अगर स्वास्थ्य सेवा में वेंटिलेटर बढ़ाते जाए और कुछ घर घर जा कर के और टेस्टिंग किया जाए, उसमें टेस्ट में काम करा जाए तो उसमें बेहतर रहेगा। जनता के हित के लिए काम करनी चाहिए, जिसमें जनता का शोषण ना हो सके। और जैसे कि मैं एक और बताना चाहूँगा आपके उसमें, तो जैसे आज दुगने रेट कर दिए बस के। अब बताओ जनता, अगर कोई लेबर आदमी अगर कहीं काम करने जाता है तो आज दुगने पैसे जाता है, उसकी तो दिहाड़ी चले गई, ना वो घर का रहा ना घाट का रहा। आम जनता के लिए तो बिल्कुल परेशान कर दिया है, ये रेट बढ़ा दिए हैं, इसमें हम बिल्कुल विरोध करते हैं। तो लॉकडाउन लगने के बाद बोर्ड परीक्षा, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं छूट गई थी, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के तहत दोबारा शुरू किया है। गदरपुर में इन परीक्षाओं के लिए 12 सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कहीं कहीं कुछ स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर बने हुए थे, जिनको अप्रैल में ही खाली करवा लिया गया था। उन केंद्रों के जहां पर बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी, जिन्हें पूरी तरह सैनिटाइज किया गया, जिससे छात्रों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना फैल सके। तो ब्लॉक में यानी जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद परीक्षाओं को रोक दिया गया था, लेकिन अब चूंकि कुछ सावधानियों के साथ परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है। उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली में तैनात एक सिपाही का वीडियो इन दिनों जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिपाही ने वर्दी पहन रखी है और वो हाथ में बियर की बोतल लेकर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सिपाही किच्छा कोतवाल का बेहद करीबी है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिम्मेदारी को भूल के कैसे वर्दी की जो गरिमा है उसको भी ताक पे रख दिया गया। वर्दी पहनी हुई है लेकिन बियर की जो बोतल है वो भी हाथ में है। फिलहाल आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचा है और जांच की बात की जा रही है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि देहरादून ऋषिकेश में कुछ जगह पर बाढ़ की संभावना रहती है, उसे कैसे नियंत्रण में किया जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही चक्राता, मसूरी, त्यूणी के क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या रहती है, वहां पर जेसीबी आदि की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो वक्त रहते उससे निपटा जा सके, किसी तरह की परेशानी ना हो, लोगों के सामने समस्या पैदा ना हो, रास्ते ना बंद हो, और इसको लेके प्रशासन पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए, मानसून में हमारे यहाँ दो तरीके की इश्यूज होते हैं। एक तो बाढ़ का रहता है, हमारे यहाँ ऋषिकेश तहसील है, फिर हमारे यहाँ हेडक्वार्टर पर भी थोड़ा इश्यूज रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा चक्राता, त्यूनी, कालसी का इलाका है, मसूरी का इलाका है, यहाँ पर लैंडस्लाइड की संभावनाएं रहती हैं। तो जो भी इसेंशियल डिप्लॉयमेंट्स हैं जेसीबी वगैरह के, वो किए गए हैं। और इसके अलावा जो बाढ़ चौकियां हैं वो एक्टिवेट की गई हैं। और बाकी जो आगे चूंकि ऋषिकेश के ऊपर टिहरी डैम वगैरह है, तो वहां से भी हम कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि अगर कोई जलस्तर बढ़ना हो तो उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। डोईवाला में पूर्व सैनिकों ने चाइना के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और जनता से चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने मांग की है कि गलवान घाटी में चीन ने जिस तरह क्रूर वारदात को अंजाम दिया, उसमें मोदी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और चीन को सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि हाल ही में गलवान में जो विवाद हुआ था उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि
चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे और उसका गुस्सा देश के अलग अलग हिस्सों में शहादत का दिखाई दिया। लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया, उन्हें फूका सामान को आग के हवाले किया, नारेबाजी की चीन के खिलाफ और सरकार से मांग की कि चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में कार्यरत वन क्षेत्राधिकारी ने बीते दिनों भारत चीन बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए मां भारती के 20 सपूतों को श्रद्धांजलि देने और उनके स्मृति को संजोए रखने के लिए एक ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने शहीद की याद में गलवान वाटिका बनाई, जिसमें उन्होंने शहीदों के नाम से अलग अलग पौधारोपण किया। इससे पहले उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के नाम से पुलवामा वाटिका बनाई, जो इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो शहीद भारतीयों के जो सैनिक थे उनकी याद में ये गलवान शहीद वाटिका बनाई गई, जिसमें पौधारोपण किया गया। और इससे पहले पुलवामा में जब आतंकी हमला हमारे जवानों पे हुआ था, जिसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने पुलवामा शहीद वाटिका बनाई थी। और ये दोनों ही बताती हैं कि लोगों में कितना जज्बा है देश के प्रति, जवानों के प्रति, सेना के प्रति, शहीदों के प्रति। देखिए, जो 15 जून की शाम को जो घटनाक्रम हुआ चाइना के साथ, जिसमें हमारे 20 सैनिक जो देश के लिए कुर्बान हो गए थे, उनकी याद में हमने एक लाइव यहाँ पर किया है कि जो पेड़ हैं वो एक जिंदा चीज़ें हैं। तो उन पेड़ों को यहाँ पर हमने 20 शहीदों की याद में 20 पेड़ लगाए हैं। और वो जो पेड़ लगाए हैं वो सारे फलदार पौधे हैं। उनमें भविष्य में जो फल आएंगे, फूल आएंगे, उनको हमारी चिड़िया, हमारे वाइल्ड लाइफ या मनुष्य भी उसको ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी प्रजातियों को हमने यहाँ पर, और उन शहीदों के नाम से एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये एक वाटिका हमने बनाई है। विकासनगर में स्थित फुटवेयर शॉप में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर राख हुआ। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, जिसके बाद अन्य दुकानदारों ने राहत की सांस ली। देहरादून के रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अस्थायी कोविड सेंटर के रूप में तब्दील करने की तैयारियां चल रही हैं। 2000 बेड का ये कोविड सेंटर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे बड़ा कोविड सेंटर होगा। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और देहरादून में अब तक कुल 600 के लगभग केस सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अस्थायी कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दवा ढूंढ ली है। इस दौरान बाबा रामदेव ने ये दवा जो है उसे लॉन्च किया और दावा किया कि ये बहुत कारगर साबित होगी। इस आयुर्वेदिक दवा के बारे में विस्तार से बताने के लिए बाबा रामदेव हरिद्वार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद की औषधि दिव्य कोरोनिल टैबलेट का कोरोना संक्रमित मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल परिणाम की उन्होंने घोषणा की और जानकारी दी कि कैसे कैसे ये दवा बनी है, क्या उसके परिणाम है, कैसे ये काम करेगी। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है। मैं नीम्स के चांसलर, डायरेक्टर, उसके प्रेसिडेंट हमारे श्रद्धेय डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी का सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और पीआरआई के हमारे प्रमुख साइंटिस्ट आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का,
एक बार हमारे डॉक्टर, दोनों ही डॉक्टर महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्य के लिए। पूज्य श्रद्धेय आचार्य भाक्षण जी के मार्गदर्शन में सब साइंटिस्टों ने मिलकर के यह एक महती प्रयास किया है और मैं इसके संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक बातें जरूर कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर ही कार्य कर रही है। यह ठीक है कि आज एलोपैथ पूरे मेडिकल सिस्टम को लीड कर रही है और एलोपैथिक सिस्टम के एक बहुत ही प्रबुद्ध वरिष्ठ डॉक्टर जिन्होंने भारत से लेकर के और हार्वर्ड तक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है मेडिकल साइंस में, वो एलोपैथी के भीष्म पितामह है प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर जी भी हमारे साथ में, और इधर आयुर्वेद के शिरोमणि हमारे पूज्य आचार्य जी भी हैं, हमारे डॉक्टर अनुराग जी देवपुरा जी आदि हैं। सब ने संयुक्त प्रयास करके आज जिस कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल कंट्रोल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। और इस क्लिनिकल केस स्टडी के बाद में दूसरा क्रम था हमारा, जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है, वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं, पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर यह क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरे वो पेशेंट क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में जब चीजें होती हैं तो एक बहुत असमंजस्य की स्थिति होती है कि कहीं किसी रोगी का नुकसान ना हो जाए, कोई डेथ ना हो जाए। तो यह भी भगवान का अनुग्रह है। और इस कोरोना काल में कोई ईश्वरीय विधान होगा कि जिन पेशेंट्स को दवाई नहीं दी जाती उनके ऊपर बहुत खतरा रहता है। और इसके लिए कहीं पर भी जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है। इसके लिए पहले बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पहले डॉक्टर साहब ने उसके लिए जो अपना एथिकल अप्रूवल था वो लिया और उसके बाद जो बहुत बड़ा कार्य था सीटीआरआई का, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है सीटीआरआई का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन वो बहुत मायने रखता है। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए
CTRI का अप्रूवल लिया गया और उसमें 7 दिन के बाद में जो प्लेसिबो ग्रुप था, अर्थात जिनको दवाई नहीं दी गई थी, उनके 35% लोग रिकवर नहीं हो पाए थे। इसी से किसी औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कि इसका कितना प्रभाव हुआ। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।